तो प्रिय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आपके साथ में लेकर के आए हैं और हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आपके साथ में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं और किन टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल इसी प्रश्न पत्र से आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं समय को ना गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, समय स्वामी विवेकानंद ने वर्ष, यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है, में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर यही बनेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किसने किसी प्यारे बच्चों किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कब की थी? सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। तो इनके गुरु का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, रामकृष्ण परमहंस। क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विपणन सहायता और सेवा योजना। विपणन सहायता और सेवा योजना ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। से संबंधित कारीगरों का समर्थन करता है। किसका, कौन से कारीगरों का यह समर्थन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन से कारीगरों का समर्थन करता है? हस्तशिल्प कारीगरों का यह समर्थन करता है। तो आपसे हस्तशिल्प का समर्थन कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नेत्र से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नेत्र से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति टेंथिस से हुई है। किससे हुई है? टेंथिस से हुई है। और इसको क्या कहते हैं? टेंथिस सागर भी कहा जाता है। टेंथिस सागर भूषण नेत्र से हुई है। और कब हुई थी? लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां हैं, वह कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी नदियां? ब्रह्मपुत्र होगी, सिंधु होगी और सतलज होगी। जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय पार के, अर्थात हिमालय से दूसरी तरफ की ये नदियां हैं। नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन बुद्ध धर्म से दिया गया। देखिए, हमने आपसे बताया था पिछली वीडियो में भी कि नदियों से और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितना भी हम कर पाएंगे, हम आपको वीडियो में साथ साथ में बताते हुए चलेंगे। देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? यह पड़ता है दक्षिणी नेपाल में। कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण नेपाल में। और इसी से ही एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो वह कौन से कुल से संबंधित है? शाक्य कुल से संबंधित है, अर्थात शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक है जी। और 530 ईसा पूर्व बताया जाता है इनका जन्म। तो ये भी पूछ सकते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सन 503 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था। चोल राजवंश से उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक, पहला शासक कौन सा था? तो वह था आपका राजराज चोल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वी जी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वीजी जोग को कहेंगे, पूरा नाम क्या है? विष्णु गोपाल जोग। तो यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। और 1983 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोट करके चलिए, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार सन 1983 ईस्वी में। और 1985 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? यह आपसे पूछा गया है। तो नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाली है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व का जो समस्थानिक होता है उसमें क्या क्या होते हैं? यह आपसे पूछा गया है। तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या क्या होते हैं? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। क्या क्या होता है? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें 3 कथन दिए गए। पहला कथन, पहले में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया, साबुन के अणु
मिसेली कहलाने वाली संरचना बनाते हैं। साबुन के मिसेली सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते। तीसरा दिया गया है तेलीय मैल केवल मिसेली के केंद्रों में एकत्रित होता है। तो इनमें से बताना है आपको कौन कौन से इसमें सही हैं। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही हो जाता है। कौन कौन से सही हो जाते हैं? फर्स्ट और थर्ड, इनकी ये और ये इसमें सही हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए संविधान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 तक यह जो भाग दिया गया है इस भाग को आप पूर्ण रूप से ध्यान कर दें क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। शुरू के 5 भागों को आप ध्यान से देखना है, उनसे ही क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना आपकी रहेगी। नोट करके चलेंगे इस बात को भी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 तक मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं, यह आपको बताना है। तो यह भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आते हैं? तो यह मौलिक अधिकारों के कौन से वर्ग में आते हैं, यह आपको बताना है। तो कौन से में आते हैं? समानता का अधिकार। और कहाँ पर दिया गया है? मौलिक अधिकारों में दिया गया है। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार है भाग 3 में है। नोट करके चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक दो बातें और नोट कर चलेंगे। समानता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद नंबर 14 है, 15 है, 16 है, 17 और 18 है समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। और धर्म, लिंग, वंश, मूल जाति आदि से संबंधित अनुच्छेद नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर, इनके सभी से संबंधित अनुच्छेद नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 15 है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किस प्रकार के एथिपिलियन ऊतक आहार नली के आहार स्तर अथवा फेफड़ों की कपिका में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं? तो कौन से होते हैं वह? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा, सरल सल्कीय एपिथीलियम, सरल सल्कीय एपिथीलियम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया? नीले हरे शैवाल, नीले जीवाणु नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रो प्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण है? तो कौन से जगत के जीवों के उदाहरण है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसको गलत होने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो एक किसके हैं? यह है मोनेरा के। कौन से के हैं? मोनेरा के हैं। कौन से के हैं? मोनेरा के हैं। गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करें जिसकी लंबाई 10 मीटर है, काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है इसमें प्रतिरोध 1000 ओम मीटर है। तो उसका बताना है इस तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो इस तार का प्रतिरोध आपका होगा 10 ओम। क्या होगा? 10 ओम होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे कहा जाता है, जिस बल को क्या कहा जाएगा? इस बल को क्या कहा जाएगा यह आपको बताना। तो इस बल को कहा जाएगा क्या? उत्प्लावन बल। जब आप नदी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि नदी में तैरते समय या कोई गुटखा फेंक दिया आपने तो वह ऊपर की ओर उस पर फोर्स लगता रहता है। या किसी भी वस्तु को यदि आप नदी में रखेंगे, पानी में रखेंगे तो उसका वजन हमको कम महसूस देता है क्योंकि उस पर एक बल कार्य करता है जिसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आयतन के अनुसार वायु में 21% है। आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है यह आपको बताना है। तो 21% क्या है? आयतन के अनुसार 21% ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया है। यदि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका 78.02 नाइट्रोजन 78.02% है। और ऑक्सीजन आपका यदि करेक्ट इसकी वैल्यू की बात करें तो 20.95% इसमें ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पर आता है कार्बन जो कि जिसकी वैल्यू है 0.93%। बस इतना ही आपको नोट करके चलना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में निर्मित लोअर आउटपुट के रीडिंग ब्लू के
बीच स्विच करने के विकल्प उपलब्ध कराता है। तो कौन उपलब्ध कराता है? यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर 2 है, ब्लू बटन यह उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? यहूदियों का प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? तो यहूदियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहता है? सेनगंगी कहा जाता है, सेनगांग कहा जाता है, सेनेगांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? इसको भी नोट करके चलेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य देश है। 14 जुलाई सन 2001 को दक्षिण सूडान को भी इसमें शामिल किया गया था। इसको भी यहाँ पर नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सेंडल आयोग की स्थापना की गई थी? सेंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो है कौन सा वर्ष था जिसमें इसकी नियुक्ति की गई थी? इसको आपको नोट करके चलना है। तो कब किया गया था? सन 1917 ईस्वी में सेंडल आयोग आया था। कब आया था? सन 1917 ईस्वी में सेंडल आयोग आया था। और कहाँ पर आया था यह भी नोट करके चलेंगे। कलकत्ता में आया था। और किसकी अध्यक्षता में आया था? डॉक्टर M.E. सेंडल की अध्यक्षता में यह भारत में आया था। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे, इसको भी नोट करके चलेंगे। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 22, रिकेटस बीमारी इसके अभाव में होती है। देखिए विटामिन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो विटामिन आपने उम्मीद करते हैं कि कवर अप कर लिए होंगे। यदि आपने कवर नहीं किए हैं तो इसमें जितना भी हो सके हम कवर अप कराने की आपकी प्रयास करेंगे। रिकेटस बीमारी इसके अभाव में होती है। रिकेटस बीमारी किसके अभाव में होती है? विटामिन डी के अभाव में रिकेटस बीमारी होती है, जिसके कारण बच्चों की हड्डियां मुलायम और कमज़ोर हो जाती है, रिकेटस बीमारी के कारण। ठीक है जी। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की उचित मात्रा को बनाए रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे रिकेटस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियाँ या कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो साड़ियाँ उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। 23 का ऑप्शन नंबर 2 है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम कहाँ पर पड़ता है? कांचीपुरम पड़ता है आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, देख के चलेंगे। भारतीय संविधान में कौन से अनुसूचियों में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है? मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची कहाँ पर दी गई है? 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में दी गई है। इसमें भी नोट करके चलेंगे कुछ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची अनुच्छेद नंबर 344 फर्स्ट और 351 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं, टोटल ये भी पूछा जा सकता है, 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा को भी शामिल कर लिया गया था। यह भी नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्यों के बीच जो आर्थिक भार है वह कितना होगा, यह आपको बताना है। तो कितना भार होगा यहाँ पर? यह होगा आपका 60:40 का यह भार होगा। यह आपको नोट करके चलना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सन 1969 अर्थात 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनाया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो सन 1969 ईस्वी में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। और यह किसको दिया गया था? सबसे पहले यह दिया गया था देविका रानी को, यह सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया था। नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 27 में क्या कहा गया है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थात सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। और आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है यह बच्चों? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का जिस बाजार में प्रतिभूति
जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे क्या कहते हैं। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इनको ध्यान करके चलेंगे क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित है और बनने की संभावना पूरी है कि जरूर रहेंगे और ज़्यादातर बच्चे इनको गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपको इसका आंसर क्या हो गया, 28 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, प्राथमिक बाजार की यह विशेषता है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, प्लास्टिक के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। 29 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक के निर्माण में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2 अक्टूबर गांधी का जन्म दिवस है और इनका भी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और किसका जन्म दिवस होता है, यह आपको बताना है। तो गांधी के अलावा और किसका जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, यह आपको बताना है। ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पर। तो गांधी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और यह क्या थे, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्जुन बांध, यह पूछा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधान, तो कौन से थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे। 31वां क्वेश्चन दिया गया अर्जुन बांध या अर्जुन सागर बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तो कौन सा जिला इससे लाभान्वित होता है, 31 का ऑप्शन नंबर 4 है, हमीरपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। और 1957 में इसका कार्य क्या हो गया था, पूर्ण हो गया था। यह भी इसको नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, देखिए 32 में दिया गया है महर्षि वाल्मीकि आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई है, यह की गई है आपकी बिठूर में की गई है। कहाँ पर है महर्षि वाल्मीकि आश्रम, बिठूर में है। और किस नदी के किनारे पर है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। गंगा नदी के किनारे पर यह स्थित है। कौन सी नदी के, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 33 हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित है, हिंडाल्को एक कंपनी है, यह कहाँ पर स्थापित है। 33 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, रेणुकूट में स्थापित है हिंडाल्को। कहाँ पर स्थापित है, रेणुकूट में स्थापित है हिंडाल्को। और सोनभद्र जिले में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट नामक स्थान पर हिंडाल्को स्थापित है। जिले की बात करें तो जिला कौन सा है यहाँ पर, सोनभद्र जिला है। और यह विश्व की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है। कैसी कंपनी है, एल्यूमिनियम बनाने वाली है और विश्व की सबसे बड़ी है, यह भी नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया। 34 में क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है, औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध सूचना स्थापित करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया। 35 में क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, यह आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, ललितपुर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला है यूरेनियम के भंडार, अर्थात यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पाया जाता है। बार बार नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। पूरी संभावना है आपके पेपर में आने की। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, नरोरा में स्थापित किया गया है। यह भी नोट करके चलेंगे। और कब किया गया था, 1989 में यह स्थापित किया गया था नरोरा में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना कौन सी नदी पर है, ये आपको बताना है। तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, यहाँ पर यह एक दिए गए उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, यह संकेत क्या दर्शाता है, यह आपको बताना है। तो यह संकेत आपका दर्शाता क्या है, इसको नोट करेंगे। क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि केवल 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए प्रवेश है। कितने, 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए क्या है, प्रवेश है। इसको भी नोट करके चलेंगे। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक बार भी यदि आपका उससे क्वेश्चन पूछ लिए गए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका ट्रैफिक से संबंधित आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उससे 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि लोग बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी ट्रैफिक वाले टॉपिक पर। और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। आगे देखेंगे, हिंदी का टॉपिक चल गया है। हिंदी में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की खालिस्तान दिया गया, वह गौरवशाली रही है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो क्या है इस यहाँ पर, 39 का ऑप्शन नंबर 4 वैभवशाली और परंपरा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर
40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है? तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? इसमें वर्तमान काल है। कौन सा काल है इसमें? वर्तमान काल है। और वर्तमान काल का क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कोई स्थिति, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कोई स्थिति या किसी घटना के होने के संकेत मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, कांगा चला हंस की चाल, कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूर्ण रूप से उचित विकल्प कौन सा है इसका? कागा चला हंस की चाल में हंस रहा ना कागा, किसके लिए है? हंस रहा ना कागा। 41 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, हंस रहा ना कागा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया। 42 में क्या पूछा गया है बच्चों? 42 में पूछा गया है, सबकी एक सी दशा प्रयुक्त वाक्य के लिए सबकी एक सी दशा प्रयुक्त वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? यह आपको बताना है। 42 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, घर 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 मटियाले चूल्हे घर घर मटियाले चूल्हे हैं। घर घर कैसे हैं? मटियाले चूल्हे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द कैसा है? हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए नोट करके चलेंगे। 43 का ऑप्शन नंबर 3 नित्य बहुवचन होगा, अर्थात हमेशा ही यह हस्ताक्षर बहुवचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, आईने क्या दोष है? आईने खाली स्थान है, क्या दोष है? तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो गया। का क्या दोष है? आईने का क्या दोष है? क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, राम खाना हुआ, इसमें क्या क्या लगेगा? राम खाना हुआ में क्या आएगा? 45 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राम का खाना हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, दांत शब्द का तत्समरूप क्या है? दांत शब्द का तत्समरूप क्या है? 46 का दांत का है दंत, इसको भी नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, सौरमंडल से पूछा गया, सौरमंडल का बहुवचन रूप क्या है? तो सौरमंडल का बहुवचन रूप क्या है? 47 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, सौरमंडल का बहुवचन रूप हमेशा सौरमंडल ही होता है। काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थ रूप क्या है? काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थ रूप क्या है? 48 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, कटवाना। काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थ रूप क्या है? कटवाना है, नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? यह भी बार बार पूछा जा रहा है, उत्कर्ष का विलोम शब्द, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो यह आपको बता के चलना है। 49 का क्या हो गया आपका? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर 3 हो गया है, अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए, यह बताना है जो वाक्य खंड दिया गया इसके स्थान पर कौन सा खंड आएगा? क्या आएगा? जिसका ऋण लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिससे ऋण लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो 50 का कौन सा क्वेश्चन सही हो गया आपका? जिससे ऋण लिया है, 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया है आपका, ऋणदाता कहेंगे। किस कर्मांश में अघोष व्यंजक है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? देखिए, सघोष अघोष आपको पढ़ाया था हमने, किस क्रमांश में सघोष व्यंजन है, इसको आप यहाँ पर नोट करके चलेंगे। तो कौन से में है यह? तय और थय में क्या है? आपका अघोष व्यंजन है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, कौन सा पहला और दूसरा? नोट करके चलेंगे इसको। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तथा स तीनों के प्रकार के स वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अघोष कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और जितने भी स हैं तीनों के तीनों स क्या होंगे? अघोष होंगे। तथा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा सारे के सारे स्वर य, र, ल, व और है क्या होंगे? यह घोष होंगे। तो घोष कौन से होंगे? बाद के 3 होंगे और अघोष क्या होंगे? अघोष होंगे शुरू के 2। इनको नोट करके चलेंगे, शुरू के 2 और स तीनों के तीनों स इसमें क्या होंगे? आपके अघोष होंगे। और सघोष को होंगे क्या होंगे? य, र, ल, व, य, र, ल, व और आपका जितने भी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होंगे वो क्या होंगे? आपके सघोष होंगे। इसको नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 52 का ऑप्शन नंबर 2 है, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास कौन से में है? 53 का ऑप्शन नंबर 3 अनिच्छा में क्या है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का यदि बात करें, देखिए
इसमें अंतिम पद क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, किस शब्द में इला प्रत्यय लगा है? तो किस शब्द में इला प्रत्यय लगा है? 54 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूप रूप हैला में क्या प्रत्यय लगा है? ईला प्रत्यय लगा है। इसको भी नोट करके चलेंगे, इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। क्या है? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 56 से 60। देखिए यहाँ पर ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। ये देखिए आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को इसको पढ़ेंगे। ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। सबसे पहली बात नोट करके चलेंगे, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। बार बार आपसे बता रहे हैं, इस पैराग्राफ को आपको आराम से बिल्कुल 5 मिनट दे करके पढ़ना है और उससे 5 क्वेश्चन बनेंगे। 5 में से 4 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? कौन लोग स्वर्ग नहीं पहुंच सकते? कौन लोग स्वर्ग नहीं पहुंच सकते? तो 56 का कौन सा आंसर हो गया इसमें? कौन लोग स्वर्ग नहीं पहुंच सकते? 56 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माया में लिप्त। अगला क्वेश्चन है, बालम किस चीज का भूखा होता है? बालम किस चीज का भूखा होता है? 57 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, प्रेम का। बालम किसका भूखा होता है? किस चीज का? प्रेम का भूखा होता है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, बाल मन में क्या नहीं होता? बाल मन में क्या नहीं होता है, ये आपको बताना। 58 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, अपने पराये का भेद। अगला क्वेश्चन दिया गया, बालक बनना 59 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कठिन साधना है। बालक बनना कैसी है? कठिन साधना है। क्वेश्चन नंबर आपका नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 60 में क्या पूछा गया है? चट्टानों और बुद्धिमानों के लिए विद्वानों और बुद्धिमानों के लिए स्वर्ग का द्वार क्यों नहीं खुलता? विद्वानों और बुद्धिमानों के लिए स्वर्ग का द्वार क्यों नहीं खुलता? क्योंकि प्राय वे मोह माया के जाल में जकड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में ऐप अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न है? तो वह कौन सा शब्द है? 61 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो गया है। तो कौन सा शब्द है? भगवान। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए, इसमें कौन सा काल है यह आपको बताना है। तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया है, सामान्य वर्तमान काल है। तो कौन सा काल है इसमें? सामान्य वर्तमान काल है, यह आपको नोट करके चलना है। 63 में क्या दिया गया है? 63 देखेंगे, अरे यार 63 में देखेंगे, कागज की रेखा सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद आता है? इसमें अर्थालंकार का कौन सा भेद है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? अर्थालंकार का उपमा अलंकार है। अलंकार से संबंधित आपसे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, कागज की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। जहाँ भिन्नता रहते हुए भी उपमे की उपमान के साथ, जहाँ भिन्नता अर्थात अलग रहते हुए भी उपमे की उपमान के साथ समानता दिखाई दे, इनके दोनों अलग हैं लेकिन फिर भी समानता दिखाई दे रही है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करिए, सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 64 का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया है। क्या है? 64 का ऑप्शन नंबर 4, बगुला। कौन सा है? बगुला। प्रभूत का प्राय है, क्या है? बगुला। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, देखिए, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नोट करके चलेंगे, बार बार पेपर में पूछा जाता है। देखिए, आपको एक सूचना हम दे रहे हैं, आपके एग्जाम से पहले 4 दिन तक लगातार आपके एक क्लास आपकी 3-4 घंटे की हिंदी की होगी, दूसरी क्लास आपकी रीजनिंग की होगी, तीसरी क्लास आपकी 3-4 घंटे की मैथ्स की होगी और चौथी क्लास आपकी जीएस की होगी, जिसमें सभी के सभी टॉपिकों को कवर अप किया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। इसलिए बने रहें हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उनसे बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा, संभावना है कि 80 to 90% क्वेश्चन पेपर आपका वहीं से ही बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा गया है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। गांधी जी, तो क्या सही इसमें? क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। अगला क्वेश्चन दिया 67, निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करिए। उचित शब्द कौन सा? 67 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया, औद्योगिक। क्या है? एक उचित शब्द है, अर्थात सही है, वर्तनी की दृष्टि से औद्योगिक सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, लोक लोकायतन कृषि के लिए सोवियत और नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है?
लोकायतन कृषि के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, यह आपको बताना है। तो 68 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया है। किसको दिया गया है? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया है। 68 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया है, सुमित्रानंदन पंत को दिया गया है। लोकपतन करती के लिए किसको पुरस्कार दिया गया है? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? किस शब्द में गण का प्रयोग कर, किसका गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो वह शब्द कौन सा है, इसको नोट करके चलेंगे। 69 का ऑप्शन नंबर 4 है, देवी में। प्रेम में भगवान रचना के लिए जितेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 70 का ऑप्शन नंबर 2 है, भारत सरकार शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71। भारत में रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यह भी रस को आप नोट करके चलेंगे। इस रस के सारे स्थायी भाव आपको पिछली वीडियो में बता दिए गए हैं, उस वीडियो को आप देख लेंगे, वीडियो नंबर आपकी 13 में। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर थर्ड है, अस्थाई भाव। ठीक है, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेखन नहीं है? तो किसका नहीं है? इसमें अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया 72। जहां उपमे का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, जहां उपमे का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, वहां अलंकार होता है। नोट करके चलेंगे भाई। तो कौन सा अलंकार होता है वहां पर? कौन सा होता है? अपहनुति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अपहनुति अलंकार होता है। यह आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। कौन सा अलंकार होता है? अपहनुति अलंकार होता है। इसको नोट करके चलेंगे, महत्वपूर्ण है। पेपर में आ गया तो गलत होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, इसलिए ध्यान करेंगे बार बार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 तेरे और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसको क्या कहेंगे बच्चों? तो क्या कहेंगे उसको? 73 का ऑप्शन नंबर 4 दोहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र ने कौन सा उपन्यास लिखा है? 74 का ऑप्शन नंबर 2 फरक लिखा है। कौन सा लिखा है? परख। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है परख, ऑप्शन नंबर 2। अपने अपने राम की रचना किसने की है? अपने अपने राम की रचना किसने की है? तो यह की है इलाचंद जोशी के द्वारा अपने अपने राम की रचना की गई है। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो यदि आप चाहते हैं तो हमारे साथ में बने रहें, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके इस तैयारी को, आपके इस आयाम को सिलेक्शन तक पहुंचाएं, और और हम चाहते हैं कि सन 2024 में आपके शरीर पर भी वर्दी हो। मेरी वर्दी मेरी शान, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और यदि आप इस पेपर को और देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसमें आप खुद से आप सॉल्यूशन करने का इसका प्रयत्न करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर मैथ्स के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए, स्क्रीनशॉट आप धीरे से इसका ले सकते हैं। ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आपके रीजनिंग के। देखिए, मानसिक योग्यता से क्वेश्चन दिए गए, 95 से आगे आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी आप यहाँ पर नोट करके चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए, ये सभी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप तो आप आसानी से इसको कवर अप कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब नोट करके चलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।